नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा राज सिंह प्रथम तक का संपूर्ण इतिहास देख लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे महाराणा राज सिंह प्रथम के पुत्र महाराणा जय सिंह की। देखिए, महाराणा जय सिंह का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1680 ईस्वी से लेकर के सन 1698 ईस्वी तक। महाराणा जय सिंह के शासनकाल की जो सबसे प्रमुख घटना रही वो क्या रही कि महाराणा जय सिंह ने औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को अपनी ओर मिला करके औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करवा दिया था। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जब मारवाड़ के शासक या जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में जो उनके सामंत थे वीर दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया था, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के उपरांत जो उनके पुत्र पैदा हुआ था अजीत सिंह को औरंगजेब से बचा करके मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम की शरण में लेकर के जाते हैं। और तब क्या होता है, मेवाड़ एवं मारवाड़ एक हो जाते हैं और संयुक्त होकर के औरंगजेब के साथ संघर्ष करते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि जल्दी ही मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है और जो अकबर का मेवाड़ अभियान होता है, अकबर के मेवाड़ अभियान के कारण महाराणा राज सिंह पहाड़ों में चले जाते हैं। तो उस समय अर्थात महाराणा राज सिंह के समय में जो मेवाड़ एवं मारवाड़ का गुट बना था उसका कोई खास आउटपुट निकल करके सामने नहीं आता है। लेकिन हमने यह भी पढ़ा था कि औरंगजेब क्या करता है, चित्तौड़ एवं मेवाड़ के मंदिरों को तोड़ता हुआ फिर से अजमेर को लौट जाता है और अपने पुत्रों को चित्तौड़ में एवं मारवाड़ में नियुक्त करके लौटता है। उसके बाद में क्या होता है, जब महाराणा राज सिंह प्रथम की मृत्यु होती है और महाराणा जय सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं, तो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह क्या करते हैं, अकबर के देखो मुख्यतः 3 पुत्र थे। उसके एक पुत्र का नाम था आजम, एक का नाम था मुअज्जम और एक का नाम था अकबर द्वितीय। सर्वप्रथम महाराणा जय सिंह और जोधपुर के जो राठौड़ थे वे क्या करते हैं, औरंगजेब का एक पुत्र होता है मुअज्जम को अपनी ओर मिला करके औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुअज्जम की एक माता होती है, उसका नाम होता है नवाब बाई को इस बात का पता चल जाता है कि जोधपुर के राठौड़ एवं मेवाड़ के सिसोदिया मिलकर के मुअज्जम से अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करवाना चाहते हैं। इसीलिए नवाब बाई मुअज्जम को एक पत्र लिख करके सचेत रहने के लिए उनको लिखती है। तो देखिए, महाराणा जय सिंह के शासनकाल में मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजपूतों ने औरंगजेब के पुत्र शहजादे मुअज्जम को अपनी ओर मिलाकर के औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करवाना चाहा, परंतु इस बात का पता मुअज्जम की माता नवाब बाई को चल गया, औरंगजेब की पत्नी नवाब बाई को चल गया। और नवाब बाई ने क्या किया, एक पत्र मुअज्जम को लिख करके मुअज्जम को यह कहा कि आप राजपूतों की बातों में मत आइए। देखिए, नवाब बाई ने अपने पुत्र मुअज्जम को एक पत्र लिखकर राजपूतों की बातों में न आने की सलाह दी। इसीलिए मुअज्जम ने क्या किया, अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विद्रोह करने के लिए मना कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, महाराणा जय सिंह एवं जो मारवाड़ के राठौड़ थे उनका प्रथम प्रयास तो विफल हो गया। लेकिन महाराणा जय सिंह ने भी हार नहीं मानी। महाराणा जय सिंह ने क्या किया, औरंगजेब का एक और पुत्र था, उसका नाम था अकबर द्वितीय। देखिए, आपको औरंगजेब के 3 पुत्रों का नाम ध्यान रखना है। एक तो हो गया मुअज्जम, एक का नाम था आजम और एक का नाम था अकबर द्वितीय। महाराणा जय सिंह और मारवाड़ के राठौड़ों ने क्या किया, इस बार वे अकबर द्वितीय के पास पहुंचे और अकबर द्वितीय का एक सेनापति था, उसका नाम था तहव्वर खान को अपनी ओर मिला लिया। और तहव्वर खान के माध्यम से क्या किया, उन्होंने अकबर द्वितीय के पास ये मैसेज पहुंचाया कि अगर अकबर द्वितीय अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करता है तो हम आपको वचन देते हैं कि मेवाड़ की सेना एवं मारवाड़ की सेना अकबर द्वितीय के साथ होगी औरंगजेब के विरुद्ध में। देखिए, परंतु सिसोदिया एवं राठौड़ सरदारों ने मुअज्जम के भाई अकबर द्वितीय के सेनापति तहव्वर खान को अपनी ओर मिलाकर के अकबर द्वितीय के पास यह प्रस्ताव भिजवाया कि अगर अकबर द्वितीय अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करता है तो मेवाड़ एवं मारवाड़ की सम्मिलित सेनाएं उसका साथ देगी, अर्थात अकबर द्वितीय का साथ देगी। इसके बाद में क्या हुआ कि जो अकबर द्वितीय का सेनापति था तहव्वर खान राजपूतों का या महाराणा जय सिंह एवं जोधपुर के जो राठौड़ सरदार थे उनका प्रस्ताव लेकर के अकबर द्वितीय के पास पहुंचा। और अकबर द्वितीय क्या है, थोड़ा भोला व्यक्ति था, इसीलिए अकबर द्वितीय ने क्या किया, 1 जनवरी सन 1681 के दिन ये पाली के नाडौल स्थान पर था। और पाली के नाडौल स्थान पर ही अकबर द्वितीय ने क्या किया, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। तो देखिए, राजपूतों के इस प्रस्ताव के कारण अकबर द्वितीय 1 जनवरी सन 1681 के दिन अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध पाली के नाडौल स्थान पर विद्रोह कर स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर देता है। और क्या करता है, जब इस बात का पता औरंगजेब को चला कि मेरे पुत्र अकबर द्वितीय ने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया है, और अकबर द्वितीय के पास उस समय खूब सारी मुस्लिम सेना भी थी, मुगल सेना भी थी, और उसके साथ मारवाड़ की एवं मेवाड़ की सेना भी हो चुकी है, इसीलिए औरंगजेब क्या करता है, अकबर द्वितीय से युद्ध करने के लिए अजमेर के दोराई नाम के स्थान पर आकर के रुकता है। ऐसे ही क्या करते हैं
जो अकबर द्वितीय होता है, अकबर द्वितीय भी मेवाड़ एवं मारवाड़ की सेना को लेकर के अजमेर के कुड़की स्थान पर आकर के पहुंचता है। तो देखिए, अपने पिता से युद्ध करने के लिए मेवाड़ एवं मारवाड़ की सेनाओं के साथ अजमेर की ओर निकल पड़ता है। कौन है? अकबर द्वितीय। और देखिए यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखना कि जैसे ही अकबर द्वितीय अपनी खुद की मुगल सेना के साथ में और मेवाड़ मारवाड़ की सम्मिलित सेना के साथ में अजमेर के कुड़की नामक स्थान पर पहुंचा, तो उसने अपनी सेना का डेरा कहां पर स्थापित किया? कुड़की नामक स्थान पर स्थापित किया था। ऐसे ही औरंगजेब की सेना का डेरा कहां पर स्थापित था? अजमेर के दोराई नामक स्थान पर। इस समय अकबर द्वितीय के साथ में कुल 70,000 सैनिक थे। कुछ तो उसके साथ स्वयं के मुगल सैनिक थे और कुछ मेवाड़ मारवाड़ के सैनिक थे। इस प्रकार से उसके पास में कुल 70,000 की सेना थी। लेकिन जैसे ही अकबर द्वितीय अपनी सेना सहित कुड़की स्थान पर पहुंचा और कुड़की में इसने अपनी सेना का डेरा स्थापित किया, वहां पर क्या हुआ कि ज्यादातर मुगल सैनिक अकबर द्वितीय का साथ छोड़ करके औरंगजेब की सेना के डेरे में दोराई जाकर के औरंगजेब की सेना में सम्मिलित हो गए। और अब क्या हुआ? अकबर द्वितीय के पास केवल 30,000 सैनिक ही शेष रह गए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, इस समय अकबर द्वितीय के पास स्वयं की एवं मेवाड़ मारवाड़ की सेना सहित कुल 70,000 सेना थी, परंतु अकबर द्वितीय जैसे ही अपनी सेना सहित अजमेर के कुड़की पहुंचा, तब ज्यादातर मुगल सैनिक एवं अधिकारी तथा कुछ राजपूत सैनिक भी अकबर का साथ छोड़कर औरंगजेब की सेना के डेरे में दोराई जाकर के सम्मिलित हो गए। और अकबर द्वितीय के पास केवल 30,000 राजपूत एवं कुछ मुगल सैनिक ही शेष रह गए। इससे क्या हुआ कि अकबर द्वितीय का मनोबल थोड़ा कम हो गया, लेकिन राजपूत सैनिकों ने अकबर द्वितीय को यह भरोसा दिलाया कि जो 30,000 राजपूत अकबर द्वितीय के साथ है, वो मरते दम तक अकबर द्वितीय का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अकबर द्वितीय अभी भी औरंगजेब से युद्ध करने के लिए तैयार है। तो चलिए एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, इसके बाद में औरंगजेब ने क्या किया। औरंगजेब कैसे ना कैसे करके अकबर द्वितीय का जो सेनापति था तहवर खान को अपनी ओर मिलाना चाहता था, इसको अपने पास बुलाना चाहता था। इसीलिए औरंगजेब ने तहवर खान के ससुर को तहवर खान को बुलाने के लिए तहवर खान के पास में भेजा और यह कहलवाया कि या तो तहवर खान आकर के औरंगजेब से मिले, नहीं तो तहवर खान के जो भी बीवी बच्चे हैं उनको गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा। यह सुनकर के तहवर खान क्या करता है? अकबर द्वितीय का साथ छोड़ करके औरंगजेब के सामने उपस्थित होता है और औरंगजेब इस तहवर खान की हत्या कर देता है। तो चलिए देखिए, एक बार लिखिए। इसके बाद औरंगजेब ने तहवर खान को बुलाने के लिए उसी के ससुर इनायत खान को यह कहकर भेजा कि यदि तहवर खान औरंगजेब के सामने उपस्थित नहीं हुआ तो उसकी पत्नी और बच्चों को गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा। इसीलिए तहवर खान अकबर द्वितीय का साथ छोड़कर औरंगजेब के पास चला आया, जहां औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दी। और देखिए, इसके बाद में औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने राजपूतों एवं अकबर द्वितीय के मध्य फूट डालने के लिए अपने पुत्र अकबर द्वितीय के नाम पर एक जाली पत्र लिखा और उस पत्र में औरंगजेब ने कुछ इस प्रकार की बातें लिख दी और उस पत्र को एक बड़े गुप्त तरीके से वीर दुर्गादास राठौड़ के पास पहुंचा दिया, जिस पत्र को पढ़ करके राजपूतों का भरोसा अकबर द्वितीय से टूट गया और वे अकबर द्वितीय को छोड़ करके अपने अपने राज्यों को लौट गए। देखिए, औरंगजेब ने उस पत्र में क्या लिखा था अकबर द्वितीय के नाम कि हे मेरे बेटा, तू मेरा बड़ा अच्छा बेटा है, तूने राजपूतों को खूब धोखा दिया है। मैं जब कभी भी राजपूतों पर कोई आक्रमण करने के लिए जाता हूं तो ये भाग करके पहाड़ों में चले जाते हैं, इसीलिए तूने इनको बड़ा धोखा दिया है, खूब धोखा दिया है। और इनको धोखा दे करके मेरे सामने तू लेकर के आ रहा है, युद्ध के खुले मैदान में तू इनको लेकर के आएगा। अब तू जब सुबह युद्ध शुरू हो तो क्या करेगा? इन राजपूतों को अपनी सेना के हरावल में रखना और मैं इनका आगे से संहार करूंगा। और जब तुझे मौका मिले, राजपूतों का तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, जैसे ही तुझे मौका मिले तू इनके ऊपर पीछे से वार कर देना। इस प्रकार से हम मेवाड़ एवं मारवाड़ के जो भी राजपूत है उनको एक ही साथ खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार की बातें औरंगजेब ने उस पत्र में लिखी थी और उस पत्र को औरंगजेब ने बड़े गुप्त तरीके से अकबर द्वितीय के पास ना भेज करके किसके पास भिजवा दिया? वीर दुर्गादास राठौड़ के पास भिजवा दिया। जैसे ही वीर दुर्गादास राठौड़ ने उस पत्र को पढ़ा तो वीर दुर्गादास राठौड़ और अन्य भी जो राजपूत थे उनका भरोसा अकबर द्वितीय से टूट गया और उन्होंने सोचा कि ये जो युद्ध होगा ये दोनों बाप बेटों की अर्थात औरंगजेब एवं अकबर द्वितीय की एक संयुक्त चाल है। इसीलिए राजपूतों ने क्या किया? मेवाड़ एवं मारवाड़ की जो भी सेना अकबर द्वितीय के साथ थी उन्होंने अकबर द्वितीय का साथ छोड़ दिया और अपने अपने गृह राज्यों में लौट गए। इस प्रकार से अकबर द्वितीय अकेला पड़ गया। देखिए, एक बार लिखिए। इसके बाद औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर द्वितीय के नाम एक जाली पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि
तुमने राजपूतों को खूब धोखा दिया है और उन्हें मेरे सामने लाकर बहुत अच्छा काम किया है। अब प्रातः काल युद्ध में तुम इन राजपूतों को सेना की हरावल में रखना, अर्थात सेना में सबसे अगले हिस्से में रखना, जिससे मेरी सेना इनका आगे से संहार करेगी और फिर मौका देखकर तुम भी इन राजपूतों पर पीछे से वार कर देना। और क्या हुआ था, यह पत्र औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ के पास पहुंचा दिया, जिससे राजपूतों का भरोसा अकबर द्वितीय से टूट गया। इसीलिए राजपूत उसी समय अकबर द्वितीय का साथ छोड़ करके चले गए। तो देखिए इस प्रकार से औरंगजेब की इस चाल से, इस षड्यंत्र से या इस पत्र से क्या हुआ, अकबर द्वितीय बिल्कुल अकेला रह गया। और जब अकबर द्वितीय को इस बात का पता चला कि मेरे पिता के एक जाली पत्र के कारण राजपूत सेनाएं मुझे छोड़ करके जा चुकी है, तो अकबर द्वितीय ने क्या किया, वीर दुर्गादास राठौड़ को रोकने के लिए उनके पीछे चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब अकबर द्वितीय वीर दुर्गादास राठौड़ के पास पहुंचा और उनको सारी बात समझाई, तब वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वीर दुर्गादास राठौड़ इतनी जल्दी अकबर द्वितीय पर भरोसा नहीं कर सकते थे। लेकिन तब अकबर द्वितीय ने वीर दुर्गादास राठौड़ से आग्रह किया कि मेरा पिता औरंगजेब बड़ा खराब आदमी है, क्योंकि वो अपना बाप का सगा नहीं है, अपने बाप को जेल में डाल रखा है, मेरा तो पता नहीं वो क्या हाल करेगा, इसीलिए कृपया करके आप मुझे अपनी शरण में रखिए। तब वीर दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया, अकबर द्वितीय को अपनी शरण में रखा था। तो देखिए जब कुछ दिनों बाद में दुर्गादास राठौड़ को सच्चाई का पता चला, तब दुर्गादास राठौड़ ने अकबर द्वितीय को अपनी शरण में ले लिया। परंतु क्या हुआ कि महाराणा राज सिंह के समय में जो मेवाड़ और मारवाड़ का एक गठबंधन बना था, मेवाड़ के सिसोदियों एवं मारवाड़ के राठौड़ों का जो गुट बना था, वो किसी भी प्रकार से औरंगजेब के विरुद्ध या मुगलों के विरुद्ध सफल नहीं हो पाया। तो देखिए लिखिए, इसीलिए औरंगजेब के षड्यंत्र के कारण सिसोदिया एवं राठौड़ गुट औरंगजेब के विरुद्ध सफल नहीं हो पाया। इसके बाद में क्या हुआ, देखिए ना तो औरंगजेब संघर्ष करना चाहता था और ना ही मेवाड़ के महाराणा जय सिंह संघर्ष करना चाहते थे। इसीलिए इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के पास में अपने कुछ प्रतिनिधियों को भेजा और आपस में एक संधि कर ली। तो देखिए लिखिए, इस घटनाक्रम के पश्चात औरंगजेब एवं महाराणा जय सिंह दोनों ही संघर्ष नहीं करना चाहते थे। इसीलिए क्या हुआ, देखिए औरंगजेब महाराणा जय सिंह के साथ में संधि करना चाहता था। इसीलिए औरंगजेब का एक पुत्र था, उसका नाम था आजम। आजम ने क्या किया, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे करण सिंह, करण सिंह के एक पुत्र थे उनका नाम था गरीबदास, और गरीबदास के एक पुत्र थे उनका नाम था श्याम सिंह। औरंगजेब के पुत्र आजम ने क्या किया, श्याम सिंह को संधि का प्रस्ताव देकर के महाराणा जय सिंह के पास में भेजा। तो देखिए लिखिए, औरंगजेब के पुत्र आजम ने श्याम सिंह को संधि का प्रस्ताव लेकर के महाराणा जय सिंह के पास में भेजा। और ये श्याम सिंह कौन थे, श्याम सिंह महाराणा करण सिंह के पुत्र गरीबदास के पुत्र थे। और जब इस प्रकार से संधि का प्रस्ताव महाराणा जय सिंह के पास में आया, तो महाराणा जय सिंह ने क्या किया, अपना एक प्रतिनिधि मंडल औरंगजेब से संधि करने के लिए औरंगजेब के पास में भेज दिया था। देखिए इसके बाद में जय सिंह ने खटोरिया के सामंत चौहान रुकमांगद, पारसोली के सामंत केसरी सिंह और घासीराम सक्तावत को औरंगजेब के पास में भेजा था संधि करने के लिए। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनके संधि हुई और उसके क्या क्या प्रावधान थे। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, जब महाराणा जय सिंह ने अपने इस प्रतिनिधि मंडल को औरंगजेब के पास में भेजा था संधि की शर्तों पर बातचीत करने के लिए, तो इस प्रतिनिधि मंडल ने क्या किया, संधि की जितने भी शर्तें थी औरंगजेब को उनको समझा दिया था। उसके बाद में औरंगजेब ने संधि की शर्तों पर हामी भर दी थी। और अंत में क्या हुआ, फिर 24 जून 1681 को महाराणा जय सिंह एवं औरंगजेब के पुत्र आजम के मध्य संधि हुई। और ये जो संधि हुई थी कहां पर हुई थी, राजनगर में हुई थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अंततः 24 जून 1681 को राजनगर में महाराणा जय सिंह तथा आजम के मध्य संधि हुई। इस संधि का जो पहला प्रावधान था, वो पहला प्रावधान क्या था, औरंगजेब ये चाहता था कि मेवाड़ का महाराणा जय सिंह जजिया करके बदले में मुझे या तो पैसे दे, और अगर पैसे नहीं दे सकता तो इसके बदले में 3 परगनों को मुझे सौंपना पड़ेगा। इसीलिए महाराणा जय सिंह ने क्या किया, जजिया करके बदले में पूर्व मांडल और बदनौर ये 3 परगने औरंगजेब को देना स्वीकार किया था। तो पहला प्रावधान तो यही था। देखिए इस संधि का पहला प्रावधान यह था कि महाराणा जय सिंह को जजिया करके बदले में पूर्व मांडल और बदनौर परगने को, पूर्व मांडल और बदनौर परगने को औरंगजेब को देना होगा। और इस संधि की जो दूसरी शर्त रखी गई वो क्या थी कि मेवाड़ का महाराणा भविष्य में कभी भी जोधपुर के राठौड़ों का कोई साथ नहीं देगा। तो दूसरी शर्त ये थी, देखिए मेवाड़ राज्य जोधपुर के राठौड़ों की कोई सहायता नहीं करेगा। और जो तीसरी शर्त थी वो क्या थी कि मुगल बादशाह या औरंगजेब अपनी सेनाएं मेवाड़ क्षेत्र से हटा लेगा। देखिए
मुगल बादशाह अपनी सेनाएं मेवाड़ क्षेत्र से हटा लेगा। अब देखिए बात को समझना, जब औरंगजेब ने पूर्व मांडल और बदनौर पर अधिकार किया था तो औरंगजेब ने क्या किया था, पूर्व और मांडल का फौजदार किशनगढ़ के शासक मान सिंह राठौड़ को नियुक्त कर दिया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए औरंगजेब ने पूर्व और मांडल का फौजदार किसे नियुक्त किया था, किशनगढ़ के राठौड़ मान सिंह को या मान सिंह राठौड़ को। ये वही मान सिंह राठौड़ है चारूमती के भाई। चारूमती से किसने विवाह किया था, महाराणा राज सिंह ने किया था। और चारूमती के विवाह के उपरांत जो हाडी रानी सैल कंवर वाला और जयतंग सिंह चोड़ावत के बलिदान वाली बात है, वही वाले मान सिंह राठौड़ है। ये मान सिंह राठौड़ को पूर्व और मांडल का क्या किया था, फौजदार नियुक्त किया था। बचा बदनौर। बदनौर का इस समय जो फौजदार था वो कौन था, दलपत बुंदेला था। लेकिन कुछ समय के बाद में औरंगजेब ने क्या किया, दलपत बुंदेला को हटा करके बदनौर का फौजदार भी किसे नियुक्त कर दिया, राठौड़ मान सिंह को नियुक्त कर दिया। तो देखिए कुछ समय के बाद में बदनौर का फौजदार भी दलपत बुंदेला को हटा करके मान सिंह को ही बना दिया। परंतु कुछ समय के बाद में महाराणा जयसिंह ने क्या किया, औरंगजेब से आग्रह किया कि आप मुझे पूर्व मांडल और बदनौर के जो परगने हैं फिर से मुझे दे दीजिए, इनके बदले में मैं आपको 1 लाख रुपए नगद दे दिया करूंगा। तब औरंगजेब महाराणा जयसिंह की बात को मान करके पूर्व मांडल और बदनौर का परगना फिर से महाराणा जयसिंह को दे देता है। लेकिन महाराणा जयसिंह तय समय पर 1 लाख रुपया औरंगजेब को नहीं चुका पाते हैं, इसीलिए औरंगजेब क्या करता है, फिर से इन तीनों परगनों पर अधिकार कर लेता है। देखिए परंतु कुछ समय के बाद में 1 लाख रुपए के बदले औरंगजेब ने पूर्व मांडल और बदनौर को पुनः महाराणा जयसिंह को सौंप दिया था। परंतु महाराणा जयसिंह ने तय समय पर 1 लाख रुपए नहीं चुका पाए, इसीलिए औरंगजेब ने इन तीनों परगनों को पुनः जब्त कर लिया था। इसके अलावा एक छोटी सी बात का आप और ध्यान रखना कि महाराणा जयसिंह के बाद में मेवाड़ के अगले महाराणा कौन बनेंगे, इनके पुत्र महाराणा अमर सिंह द्वितीय। ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह द्वितीय ने अपने पिता महाराणा जयसिंह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इससे नाराज होकर के महाराणा जयसिंह ने क्या किया था, मेवाड़ एवं मारवाड़ के बड़े बड़े सामंतों के कहने पर अपने पुत्र अमर सिंह द्वितीय को 3 लाख रुपए की वार्षिक जागीर देकर के राजनगर में अलग रहने के लिए भेज दिया था। और वहां पर अमर सिंह द्वितीय ने अलग रहते हुए इन तीनों परगनों को, पूर्व मांडल और बदनौर को औरंगजेब से ठेके पर प्राप्त कर लिया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए महाराणा जयसिंह के समय में इनके पुत्र अमर सिंह द्वितीय ने अपने पिता के विरुद्ध अर्थात महाराणा जयसिंह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जो मेवाड़ एवं मारवाड़ के बड़े बड़े सामंतों की मध्यस्थता के कारण समाप्त हुआ। अमर सिंह को विद्रोह के बाद 3 लाख रुपए की जागीर देकर राजनगर में अलग रहने के लिए भेज दिया गया था। तब अमर सिंह ने इन तीनों परगनों को औरंगजेब से ठेके पर ले लिया था। किस किस को, पूर्व मांडल और बदनौर को ठेके पर ले लिया था अमर सिंह ने अपने युवराज काल में। लेकिन जैसे ही अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के महाराणा बने, महाराणा जयसिंह के बाद में औरंगजेब ने क्या किया, इन तीनों परगनों को अमर सिंह द्वितीय से फिर से छीन लिया था। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। देखिए अमर सिंह के शासक बनने के बाद में औरंगजेब ने ये परगने सुजान सिंह राठौड़ के पुत्रों झुंझार सिंह एवं करण सिंह को दे दिए थे। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको पूर्व मांडल और बदनौर के बारे में इतनी डिटेल से क्यों बता रहा हूं। तो देखिए राजस्थान के इतिहास में एक व्यक्ति हुए थे, उनका नाम था कोठारी भीमसी। कोठारी भीमसी के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि उन्होंने युद्ध में जाने से पहले एक शब्द बोला था कि जब मैं युद्ध भूमि में आटा तोलूंगा तब देखना। तो ये आटा तोलने वाली जो कहावत है ये किस प्रकार से प्रचलित हुई, कोठारी भीमसी के बारे में आप राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। वो वाला कॉन्सेप्ट यहीं से निकल करके आएगा, पूर्व मांडल और बदनौर में से निकलेगा वो कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। और देखिए सुजान सिंह राठौड़ या इसके झुंझार सिंह राठौड़, इनको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप ये जो और बाकी चीजें याद रखना। चलिए अब देखिए महाराणा जयसिंह का जो इतिहास था वो तो यही था। अब बात करते हैं, महाराणा जयसिंह ने उदयपुर में एक झील का निर्माण कराया था। उस झील को कहा जाता है जय सम्मन झील। कौन सी झील, जय सम्मन झील। कहां पर बनवाया था, उदयपुर में। देखिए उदयपुर में जय सम्मन झील को महाराणा जयसिंह ने कब बनवाया था, तो देखिए गाइडों में तो उसका जो समय मिलता है वो मिलता है 1685 से लेकर के 1691, लेकिन जो इसका वास्तविक समय वो क्या है, 1687 से लेकर के 1691 के मध्य। देखिए 1687 से 1691, सही यही है, 1687 से 1691। महाराणा जयसिंह ने जय सम्मन झील का निर्माण किस नदी पर करवाया था, तो देखिए इस झील के अंदर जो सबसे प्रमुख नदी आती है उसको कहा जाता है गोमती नदी। लेकिन गोमती नदी के अलावा भी इस नदी में झामरी और बागर नाम की 2 नदियां आकर के गिरती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए एक तो गोमती नदी हो गई, एक कौन सा हो गया, झामरी एवं बागर। ये 3 नदियां जय सम्मन झील में आकर के गिरती है। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है
कि जयसमंद झील को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील को ढेबर झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस झील के अंदर जो पानी आता है ढेबर दर्रे को पार करता हुआ आता है और इसीलिए इस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। तो देखिए इस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। देखिए पिछली क्लास में हमने राजसमंद झील के बारे में पढ़ा था। राजसमंद झील भी कौन सी नदी पर बनी हुई है? गोमती नदी पर ही बनी हुई है, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। अब देखिए जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से तो जाना ही जाता है, इसके अलावा जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इस झील को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जलीय जीव रहा करते हैं। इसके अलावा जो आपको अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि इसी जयसमंद झील को राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है, मीठे पानी की, ताजे पानी की या फ्रेश वाटर की। तो देखिए लिखिए एक बार, यह झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है। मीठा पानी कह लो या ताजा पानी कह लो या फ्रेश वाटर बोल लो, यह झील राजस्थान की मीठे पानी की अर्थात ताजे पानी की अर्थात फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है अर्थात सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, जबकि भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की। इस बात का ध्यान रखना। देखिए जबकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मीठे पानी को क्या कहा जाता है? ताजा पानी भी कहा जाता है या फ्रेश वाटर भी कहा जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो देखिए जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध के पीछे एक झील बनी हुई है, उस झील को कहा जाता है गोविंद सागर। गोविंद सागर को भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है, लेकिन मीठे पानी की, ना कि खारे पानी की। देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई गोविंद सागर झील है, जबकि हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है या प्राकृतिक झील किसको कहा जाता है? तो वूलर झील कश्मीर को कहा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? वूलर झील है, जबकि कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील किसे कहा जाता है? तो पुष्कर झील अजमेर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर झील अजमेर है, जबकि कृत्रिम झील जयसमंद उदयपुर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, तो लेक सुपीरियर को माना जाता है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जबकि अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। देखिए खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। और कैस्पियन सागर झील के बारे में यह कहा जाता है कि ये खारे और मीठे दोनों प्रकार की विश्व की किसी भी प्रकार से सबसे बड़ी झील है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। देखिए कैस्पियन सागर झील विश्व की किसी भी प्रकार की खारे या मीठी किसी भी प्रकार की सबसे बड़ी झील है। अब देखिए चिल्का झील उड़ीसा में आती है और चिल्का झील के बारे में यह कहा जाता है कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है, जबकि हमारे जो राजस्थान में सांबर झील है, सांबर झील के बारे में यह कहा जाता है कि सांबर झील भारत की सबसे बड़ी इनलैंड झील है। और चिल्का झील हो चाहे सांबर झील हो, ये दोनों ही खारे पानी की झीलें हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए भारत की सबसे बड़े खारे पानी की लैंगून झील कौन सी झील? लैंगून झील चिल्का झील उड़ीसा है, जबकि सबसे बड़ी इनलैंड झील कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय अर्थात इनलैंड झील सांबर झील है। लैंगून झील एवं इनलैंड झील में क्या अंतर होता है? तो देखिए इस प्रकार की झील जो कि समुद्र के पास में हो उसको क्या कहा जाता है? उसको लैंगून झील कहा जाता है। और जो अंतःस्थलीय झील होती है या इनलैंड झील होती है वो कौन सी होती है? जिसके आसपास में समुद्र ना हो। तो सबसे बड़ी झील कौन सी अंतःस्थलीय? सांबर है, जबकि लैंगून झील कौन सी है? चिल्का है। और ये दोनों ही झीलें खारे पानी की है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब देखिए केरल में एक झील आती है वेबनाद। वेबनाद झील को भारत की सबसे लंबी झील कहा जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए वेबनाद झील केरल भारत की सबसे बड़ी झील है और झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिमोनोलॉजी कहा जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए झीलों के अध्ययन को लिमोनोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए अब देखिए, ये जो वेबनाथ झील है केरल में, ये भारत की सबसे लंबी झील है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। मैंने शायद इसको सबसे बड़ी झील बोल दिया है। सबसे बड़ी में और सबसे लंबी में फर्क होता है। वेबनाथ झील क्या है? केरल भारत की सबसे लंबी झील है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। और देखिए, जो भी डेटा मैंने आपको भी उपलब्ध करवाया झीलों से संबंधित, जो कुछ मुझे याद आया, क्योंकि मेरा विषय नहीं है ये, जो कुछ मुझे याद आया, जो कुछ मैंने पहले पढ़ा था, जितना मुझे याद आया मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया। बाकी इससे ज्यादा अभी तक बहुत कुछ डेटा है झीलों को लेकर के, आपके ज्योग्राफी के टीचर आपको पढ़ा देंगे। अब देखिए, हम जयसमंद झील के बारे में पढ़ते हैं। जयसमंद झील के बारे में एक बात तो क्या हो गई कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि यही जयसमंद झील राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है, और इस झील की गहराई कितनी है? 102 फीट है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, जयसमंद झील राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो, ये इस झील की लंबाई चौड़ाई है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। अगली बात जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि इस झील का जो बांध है, जो कंक्रीट की दीवार होती है, उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 1200 फीट, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है? 116 फीट, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इस झील के बांध की लंबाई 1200 फीट है, जबकि ऊंचाई 116 फीट है। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि इस झील के बीच में 7 टापू बने हुए हैं, और उन टापुओं पर मीणा एवं भील जनजाति के लोग रहते हैं। और इन 7 टापुओं में से जो सबसे बड़ा टापू है उसको क्या कहा जाता है? बाबा का मगरा या बाबा का भागड़ा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस झील के बीच में 7 टापू बने हुए हैं, जिन पर मीणा एवं भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। और जो सबसे बड़ा टापू उसको क्या कहा जाता है? बाबा का भागड़ा या बाबा का मगरा। देखिए, इनमें सबसे बड़े टापू को बाबा का भागड़ा या बाबा का मगरा कहा जाता है, जबकि जो सबसे छोटा टापू उसको क्या कहा जाता है? उसको प्यारी या पायरी कहा जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे छोटे टापू को प्यारी या पायरी कहा जाता है। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि जयसंबंद झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। उन नहरों को कहा जाता है श्यामपुरा एवं भाट नहर, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इस झील से सिंचाई के लिए श्यामपुरा एवं भाट नहरें निकाली गई है, 2 नहरें निकाली गई थी इससे। इसके अलावा देखिए, इस झील में, इस झील के किनारे क्या क्या बना हुआ है? एक तो समर पैलेस बना हुआ है, चित्रित हवा महल बना हुआ है, और क्या बना हुआ है? रूठी रानी का महल भी बना हुआ है जयसंबंद झील के किनारे। देखिए, इसी झील के किनारे समर पैलेस, चित्रित हवा महल एवं रूठी रानी का महल भी बना हुआ है। इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान में हवा महल कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में हवा महल जयपुर का प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन सा हवा महल है? चित्रित हवा महल है। जबकि रूठी रानी का महल राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर के तारागढ़ का। तो इसका भी आप ध्यान रखना, रूठी रानी के महलों के नाम से राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर कई महल बने हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध महल जो बना हुआ है वो है अजमेर के तारागढ़ का। चलिए अब देखिए, जयसंबंद झील के बीचों बीच एक होटल भी बनी हुई है। उस होटल को क्या कहा जाता है? होटल आइलैंड रिसोर्ट। देखिए, इसका भी आप ध्यान रखना। इसी झील के एक टापू पर आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल भी संचालित है, जबकि इसी झील के किनारे एक शिवालय भी बना हुआ है, एक शिव मंदिर भी बना हुआ है। उस मंदिर को क्या कहा जाता है? नर्मदेश्वर शिव मंदिर। देखिए, इसी झील के किनारे नर्मदेश्वर शिवालय भी अवस्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे। ये था महाराणा जयसिंह का इतिहास। तो मिलते जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।